हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा MGKVP में ये स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th CBSE बोर्ड की क्लास 12th का जो सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का, तो उसका यूनिट फर्स्ट में आज आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। यदि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं या आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए वीडियो यूज़फुल होने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और स्टार्ट करूंगा। इससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। यूनिट फर्स्ट, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। मीन्स आप जैसे इसका जो टाइटल है, जो इस चैप्टर का जो नाम है, इससे ही आप समझ पा रहे हैं कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग का मतलब कि किसी भी काम को करने से पहले, जो हम स्टार्ट करने से पहले जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो तैयारियां करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। इन का मतलब में और स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स में, ठीक है। मीन्स खेल में जो भी हम प्लानिंग करते हैं, उस प्रोग्राम को करने से पहले या गेम के दौरान, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो दोस्त, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, इस क्या करता है। तो चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो होता है वो कैसा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिससे कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम को सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं, और इसका क्या मॉडर्न एजुकेशन में इसका इफेक्ट है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ जो लोग हैं फिजिकल एजुकेशन को मात्र एक जो है कि ओनली स्पोर्ट्स एक्टिविटी समझते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, केवल फिजिकल एजुकेशन का मतलब केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका होल डेवलपमेंट होता है। वो आपका सोशली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, हर तरीके से डेवलपमेंट आपका होता है। और जब आप सोशली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से फिट रहेंगे, तो आप कोई भी डिसीजन, कोई भी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे में कर पाएंगे। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक सिंपल कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी शादी पड़ती है, किसी की भी, आपके ब्रदर की हो सकती है, आपके सिस्टर की हो सकती है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले प्लानिंग करते हो कि आपको क्या क्या करना है, आपके पास कितनी बजट है और आपके पास कितने गेस्ट हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप डिस्कस करते हो, इसका मतलब कि आप प्लान कर रहे हो कि आपको किस तरीके का अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है और कितने एक्सपेंसेस आप में आएंगे और कितना आप कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को जब हम सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करते हैं और उसके बाद उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। आई होप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं मीनिंग की। प्लानिंग इज प्लानिंग इज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑफ गोल एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल इफिशिएंटली। ठीक है। मीन्स जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं किसी वर्क को करने से पूर्व, मीन्स पहले, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के थ्रू, जो कि हम सोचते हैं एडवांस तरीके से उस गोल को अचीव करें। गोल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो आपका जो गोल होगा यही होगा कि ताकि आपका जो टूर्नामेंट है वो प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फॉलो करेंगे और किन किन चीज़ों पर आप फोकस करोगे, जिससे कि आपकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो और आपका जो गोल हो अचीव हो सके। तो इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे मीनिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि उद्देश्य क्या है, आपका प्लानिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य आपका अलग अलग हो सकता है। आप हो सकता है नॉलेज के लिए पढ़ते हो, कुछ लोग
नौकरी के लिए पढ़ते हैं कि पढ़ाई कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। तो मीन्स आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग है, वो आपके अकॉर्डिंग। तो उसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है उसमें हम लोग बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं बोलूँगा और उसको आप सबको समझना है। टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम मीन्स जो हम प्लानिंग करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को ऐसा करना ताकि आपका जो एम है प्रोग्राम का वो अचीव हो सके। ओके, नेक्स्ट है टू कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम। टू कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम मीन्स आप कंसीडर कर सको, आप समझ सको कि आपको उस प्रोग्राम में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, जब प्लानिंग करोगे तो आप कोई भी इक्विपमेंट है उसको चेक आउट करोगे कि ये इक्विपमेंट अच्छा है या बुरा है, ये ख़राब हो चुका है कि इससे हम अपना काम कर सकते हैं, इसे यूज़ में ले सकते हैं। मीन्स इस तरीके से हम आप क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। जैसे यदि सपोज़ करो आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपके पास फुटबॉल है, आपको लगता है कि चलो मैं रखा था है, बट वो सेफ़ नहीं हो सकता है, उसे चूहा कट कर दिया हो सकता है किसी कारण से वो डैमेज हो गया हो। अब आपको पता है कि है हम वर्क कर लेंगे, लेकिन जैसे आप खेलने के लिए जाते हो ग्राउंड में जाने से पहले जैसे बॉल लेने आप जाते हो तो देखते हो कि ये बॉल तो डैमेज है, हम इसका यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन यही आप पहले ही बॉल को चेक आउट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हमें फुटबॉल की रिक्वायरमेंट है दूसरे फुटबॉल की, कि इसी फुटबॉल से काम चल जाएगा। तो पहले देखोगे तो पता चलेगा आपको कि ये सही है या ख़राब है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। और जब आप प्लानिंग करके किसी भी काम को करते हो तो जो मिस्टेक होने का जो चांस होता है वो ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर मिस्टेक होने का चांस रहता है। उस चीज़ को आप रिड्यूस कर देते हो क्योंकि उसको पहले ही आप क्लियर कर जाते हो कि नहीं, ये जो टेक्निक है, ये जो हमारा प्रोसेस है, इसके थ्रू जब हम अपने प्लानिंग को करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो फुलफिल हो जाएगा और जो मिस्टेक होने का जो चांस था वो कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन। और हम क्या करते हैं, जब कोई प्लानिंग करके काम करते हैं तो हम अपने कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करते हैं, जैसे सपोज करिए आप प्लानिंग करते हो कि मुझे ये काम करना है और इस काम को करने के लिए मुझे किन किन लोगों की ज़रूरत होगी, किस किस टाइप के लोगों की नीड होगी हमें। तो जिस टाइप के लोगों की आपको नीड होगी उस तरह की एक ग्रुप बनाओगे और सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे और सभी आपस में क्या करेंगे, मिलजुल कर उस काम को करेंगे। जैसे आप मान लो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो तो आपको दे दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यहाँ पे बताओगे, चेक आउट करोगे, देखोगे कि आप कि यहाँ पे जो प्लेयर हैं वो क्या अच्छा खेल पा रहे हैं या नहीं खेल पा रहे हैं। हो सकता है कोई फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पाता हो तो उसको आप मैनेजमेंट दे दें कि लो ये आप फाइनेंस को मैनेजमेंट करोगे, ये आपके पास फंड है, इसी के अंदर अपने काम को कर देना है, इससे ऊपर की बजट ना हो। मीन्स इसी तरीके से आप टीम जब बना के काम करते हो तो आपकी कोऑर्डिनेशन बिल्ड होती है और आपस में तालमेल रहता है, जिसके वजह से आपका जो वर्क होता है प्रॉपर तरीके से होता है। नेक्स्ट, टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्स। और आप जब प्लानिंग करते हो तो जो आपके पास कौन कौन से रिसोर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और किसको आप जो डैमेज है उसको आप सही कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप प्लानिंग करते हो तो आप इक्विपमेंट को भी चेक करते हो या जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज़ की जो अवेलेबल है आपके पास इक्विपमेंट, उसको आप चेक करते हो और चेक करते हो थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो आप चाहते हो कि मुझे इसे करेक्ट कर लेना है और इसको करेक्ट करने से हमारा काम हो जाएगा, तो आप उसी को करेक्ट करके अपना काम कर लेते हो, जिससे कि आपके जो फाइनेंस का जो लॉस होने वाला था वहाँ पे बच जाएगा और आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को एक अच्छी जगह पे यूज़ कर सकते हो। यदि आपके पास कम भी बजट है तो आप उसमें मैनेज कर सकते हो। ये होता है अवेलेबल रिसोर्स। मीन्स यदि पहले आप प्लानिंग कर रहे हो तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। इमीडिएट जाओगे, सपोज करो आपको गेम खेलना है और जैसे ग्राउंड में जाते हो तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी बॉल की,
फुटबॉल ही मान लो खेल रहे हो तो आपको फुटबॉल की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब जाओगे फुटबॉल लाने के लिए तो पता चलता है कि फुटबॉल आपका डैमेज है, उसका एयर निकला हुआ है, तो क्या होगा, डिले होगा ना। या हो सकता है बिल्कुल डैमेज हो जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, फिर आप मार्केट जाओगे फिर लोगे, मीन्स प्रॉब्लम होगी। या हो सकता है डैमेज हो उसको रिपेयर करा सकते हो, लेकिन जहाँ पे अभी आप जिस लोकेशन में हो वहाँ पे उसका रिपेयर करने की जो जगह है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे रिपेयर नहीं होता है, लेकिन आप जानते हो कि इस जगह पे रिपेयर होता है, थोड़ा वो दूर है, तो क्या करते आप, पहले यदि इसको चेकआउट किए होते तो आप अच्छे से जाकर उसको रिपेयर करके उसका यूज़ कर लेते, आपका जो पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है वो नहीं होता। तो ये होता है, अपने रिसोर्स को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो जो भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है टू अरेंज रिसोर्स, और आप जो भी रिसोर्स है उसको अरेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत वाली हैं उसको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम अरेंज करके अपना काम कर सकते हो। ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू मेक द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं कि हमें वेलकम का प्रोग्राम कब रखना है, स्टार्टिंग में रखना है कि एंड में रखना है। वेलकम यदि करते हैं तो उसके बाद हम कौन सा काम करेंगे, फिर इसके बाद कौन सा प्रोग्राम है, मीन्स एक तरीके से हम शेड्यूल सेट कर लेते हैं, इस प्रोग्राम के बाद हमारा ये होगा, इसके बाद ये होगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता है और आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता है, या जो उस चीज़ को करता है उसे दिक्कत नहीं होती। अब सपोज करो जैसे मान लो वेलकम का प्रोग्राम करना है, वेलकम का जैसे काम करता है, अब उसके बाद आपको टीचर से पूछना पड़े कि सर अब मुझे कौन सा प्रोग्राम कराना है, तो क्या होगा, दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जब जैसे आप उसको लिस्ट डाउन कर लेते हो, एक नोट करके एक पेपर पर एक पेज पर आप रखते हो कि इसके बाद जस्ट हमें ये चीज़ करना है, तो आप सही समय पर सही अनाउंसमेंट करोगे, नहीं तो फिर गलत करोगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से वो आपका जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है टू गिव इंफॉर्मेशन टू कंसर्न। आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन, जो भी आपसे कंसल्ट करता है किसी भी वजह से, हो सकता है किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ आपसे वो जानना चाहता हो, तो आप प्रॉपर तरीके से उसे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम होगी या जो भी उसकी क्वेरी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप जिसको वहाँ पे रख रहे हो आपको खुद नहीं मालूम है कि हमें किस टाइप के बंदे को रखना है। अब पता चला जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर में मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको किसी को रेफरी के लिए सेलेक्ट करना है और आपको मालूम ही नहीं है कि ये बंदा किस गेम का है और यहाँ पे रेफरी का वर्क ये कर सकता है कि नहीं, इससे नॉलेज है कि नहीं, और आप वहाँ पे रख देते हो, तो क्या वो सही डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। मीन्स वहाँ पे ना आपको सही इन्फॉर्मेशन थी, नहीं उसको सही इन्फॉर्मेशन है कि आप कौन सा गेम करा रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप जैसे उसे डिस्कस करेंगे कि मेरे पास इस गेम का टूर्नामेंट होने वाला है, क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है, क्या आप इसे कर सकते हो, तो बोल देगा कि हाँ, यदि कर सकता है तो बोलेगा कि हाँ कर सकते हैं, यदि नहीं कर सकता है बोल देगा कि नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो होगी सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए हम कंसल्ट एक दूसरे से करके अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, यदि हमें सब पहले ही इन सारी चीज़ों को प्लान करनी हो तो। लेकिन तुरंत इमीडिएट करना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टू डायरेक्ट एंड गाइड ड्यूटीज ऑफ वेरियस कमिटी। और आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो उसे, जो आप कमिटी बनाए हो, अलग अलग जो कमिटी बनाए हो उसको आप प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हो। कैसे गाइड कर सकते हो, जैसे मान लो आप सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए हो, अब आप फ्री हो तो आप गाइड कर सकते हो। पता चला कि आप कोई कमेटी ही नहीं बनाए हो, सारे जो प्रेशर हैं वो खुद अपने आप ऊपर ले लिए हो, तो क्या गाइड कर पाओगे, आप तो खुद परेशान हो, आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो। तो कमेटी के थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कराते हैं, उसके बाद हम उनको डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये वर्क ऐसे करना है। यदि उनको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ सपोर्ट करोगे, उनसे मिलोगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलिए हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो था कि ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या है आपको
इस प्लानिंग को करने का। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्या क्या इम्पोर्टेंस है प्लानिंग का। नेक्स्ट है गिव डायरेक्शन। ये आपको क्या करता है, एक प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देता है जिससे कि आप अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट, रिड्यूस द अंडू प्रेशर। ये एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि आप पहले से प्लानिंग करके बैठे हो, आपको पता है कि हमें वर्क को कैसे कराना है और किसके थ्रू कराना है और कब क्या करना है। तो आपका जो एक्स्ट्रा प्रेशर है आपके ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, डेवलप क्रिएटिविटीज। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आप पहले से प्लान करके बैठे हो कि मुझे कहाँ पे कौन सा वर्क करना है, जिससे कि अच्छे तरीके से, जैसे सपोज करो आपको अपने क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए कह दिया जाए और आप पहले से प्लानिंग करके आए हो कि मुझे जो बैलून लगाना है किस कलर का कहाँ पे लगाना है, तो क्या आपकी क्रिएटिविटी में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल आप खूबसूरत तरीके से आप उसे कर पाओगे। लेकिन जैसे आते हो आंख बंद करके, पता ही नहीं है कि कौन सा कलर कहाँ पे लगाना है, लगाते हो और जैसे फिर कुछ देर बाद देखते हो, खुद आप देखते हो तो लगता है आपको कि नहीं, मुझे जो ये बैलून मैं इस कलर का यहाँ पे लगाया हूँ, इससे मुझे इस जगह पे लगाना चाहिए। तो क्या होगा, मीन्स फिर आप नुकसान करोगे ना, उस जगह से निकालोगे फिर दूसरे जगह शिफ्ट करोगे, फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक पहले ही आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं, मुझे इस कलर का बैलून यहाँ पे लगाना है, उसके बाद ये कलर लगाना है, फिर ये कलर, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि आप वहाँ पे क्रिएटिविटी कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो प्लानिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटी, और आप अपने एक्टिविटी पे अच्छा कंट्रोल रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज सक्सेस, और सक्सेस को अचीव करने में ज़्यादा आप एफर्ट लगा पाओगे, मीन्स सक्सेस होने में अपने आप को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, और अपने कोऑर्डिनेशन को भी इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट, इम्प्रूव रिसोर्स, और अपने रिसोर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अब रिसोर्स को कैसे इम्प्रूव करोगे, जैसे मान लो आप जो है क्रिकेट खेलने जा रहे हो और आपका जो स्टंप है वो डैमेज है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत डैमेज हो तो उसे आप रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आप पहले ही नहीं देख पाओगे, पहले उसे चेक आउट नहीं करोगे कि ये कितना जो है कि सही है, कितनी मात्रा में ये डैमेज है, इसे करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते हो और उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन पहले टाइम टू टाइम उसे चेक आउट कर लेते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट, प्रिवेंट वेस्टेज, और आप वेस्टेज को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, जो चीज़ें बर्बाद होने वाली हैं उससे बचा सकते हो। कैसे, जैसे आप मान लो आप स्कूल में हैं और आपका जो ब्रेंच है वो टूटा हुआ है, थोड़ा बहुत किसी जगह से टूटा हुआ है या उसका बोल्ट निकल गया है, तो क्या करोगे आप, यदि सही समय पे उसको रिपेयर करा दिया जाए, आपके जो स्कूल के जो मैनेजमेंट आपका है वो उसको रिपेयर करा देता है, तो क्या उसका जो एक्स्ट्रा खर्च होने वाला था वो बच जाएगा कि नहीं, और काम भी हो जाएगा। मीन्स जो बर्बाद होने वाला था उसको करेक्ट करके उसे सही कर दिया गया और उसका प्रॉपर तरीके से सिस्टम से उसे सेट कर दिया गया, तो वो सही हो गया। मीन्स जो वेस्टेज होने वाला था वो कूड़ेदान में जो जाने वाला था वो कूड़ेदान में जाने से बच गया और आपका काम हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम प्लानिंग के थ्रू हम अपने वेस्टेज को कम करते हैं, जो चीज़ें ज़्यादा बर्बाद होने वाली है उसे हम रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इफ़िशियंसी, और अपनी क्षमता को भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जब कोई भी हम वर्क करते हैं तो अपना 100% देते हैं, लेकिन पहले जब हमें पता है कि किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से अपने वर्क को करना है, तो आप क्या करते हो, अच्छे से करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से करते हो। अब आपको पता है जैसे गेम खेलना है तो आपको मालूम है कि मुझे पहले वार्म अप करना है, उसके बाद थोड़ी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपका गेम है, जो भी आप गेम खेलने जा रहे हो, उसके बाद जब आप एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार होती है और आपके अंदर पूरी एनर्जी होती है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जिस टाइप से जैसे कि आप इंजर्ड हो जाते हो, आपकी मसल्स खिंच जाती है, आपकी वेन्स खिंच जाती है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है, आपकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और जो आपका शेड्यूल होता है वो अच्छे से हो जाता है।
गुड शेड्यूल आप बना पाते हो और अपने काम को अच्छे से कर पाते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसका जो दूसरा पार्ट है फिर मैं नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा। तो आई होप आप अपने रिप्लाई को दीजिए और बताइए कि क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और किस तरीके से, यदि कहीं पे कुछ कमियां भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसे करेक्ट कर सकूं। क्योंकि हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो या कुछ आपको लगता हो कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप बेहिचक आप बता सकते हैं और मैं उसे करेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, हो सकता है गलती मुझसे भी हो सकती है। तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सुझाव को ज़रूर देंगे। आपको जो भी लगता है अच्छा बुरा, आप जब भी जो भी बताएंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।